वैसे तो सब बोलते हैं कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना कमाते हो एज नहीं पूछनी चाहिए और आप पैसे पूछ रहे हो। तो लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से लोग अर्न करते हैं। मेरे को पता नहीं करते, बट फिर भी नहीं, सोशल मीडिया से लोग ऑब्वियसली पैसे कमाते हैं, बट वो जब कमाना चाहे तभी कमाते हैं। ठीक है। तो आप लाइक किस सिस्टम से आउटरीच करते हो क्लाइंट्स को? फाइवर से हो जाता है इतना अच्छा? बहुत होता है फाइवर से काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर एक नया बंदा एकदम इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं है कोल्ड डीएम्स कैसे करना है, कोल्ड ईमेल कैसे करना है, अगर वो स्टार्ट करना चाहेगा डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, तो उसको क्या अप्रोच करनी चाहिए? कैनवा डिजाइनर तो फर्जी डिजाइनर होते हैं, लाइक मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ। They just need 4 tools to introduce, or it can totally completely replace Photoshop. लोगों को ऐसा प्रोस्पेक्टिव है कि लड़की ज्यादा अच्छा डिजाइन कर सकती है लड़के से। ये सब फालतू बातें हैं बिग बॉस पे क्या राय है आपकी? लोगों को अटेंशन चाहिए होता है, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करने को राजी है, तो देयर शुड बी सम लिमिट्स। तो इतने सारे फॉलोवर्स होके मेरे पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है, वैसे तो देखो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस के लिए। ओके, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति राजपूत। मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, नरसिंहपुर से हूँ, छोटा सा जिला है। मैं इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने ग्रेजुएशन बीटेक से की है, वो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। अभी इस समय मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। इसके अलावा UI UX डिज़ाइनर रह चुकी हूँ। आई हैव क्रैक्ड एन इंटर्नशिप, अ जॉब ऑफर लेटर, बट राइट नाउ आई एम परस्यूइंग फ्रीलांसिंग फॉर फुल टाइम। या दैट्स इट। गॉट इट। ठीक है, काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है आपको भी, लाइक UI UX भी करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो। गॉट इट। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपको एक जस्ट क्वेश्चन पूछूं, वैसे तो सब बोलते हैं कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना कमाते हो? एज नहीं पूछनी चाहिए और आप पैसे पूछ रहे हो। हाँ, मैं काफ़ी कमा लेती हूँ, फिर भी आइडिया? हाँ, 6 फिगर्स में आप लगा सकते हो, आपको जहाँ भी इच्छा हो अच्छा, डालने की। ठीक है, 9 लाख के आसपास। अरे नहीं इतना नहीं। ओके, गॉट इट। 2 लाख 3 लाख के आसपास। यस यस। आपकी इनकम किस किस स्ट्रीम से आती है? लाइक जैसे आपके 200 के भी है यूट्यूब पे, फिर लिंक्डइन पे भी आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स है, तो लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से लोग अर्न करते हैं। मेरे को पता नहीं करते, बट फिर भी आपकी क्या अलग अलग स्ट्रीम्स आते हैं? नहीं, सोशल मीडिया से लोग ऑब्वियसली पैसे कमाते हैं, बट वो जब कमाना चाहे तभी कमाते हैं। इंटेंशनल होता है वो काफ़ी ज़्यादा। यूट्यूब से मेरे पैसे आते हैं, पर जैसे बोलते हैं लोग, उतना नहीं आता कि फरारी आ जाए, तो थोड़ा बहुत ही पैसा आता है जितना आना चाहिए, और काम चल जाता है। मतलब आप अपने एक आध एडिटर को पेमेंट दे सकते हो, उतना यूट्यूब आपको देता है, तो ये यूट्यूब की तरफ से आता है। और इसके बाद लिंक्डइन से मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए है। मैं क्लाइंट ज़रूर क्लोज करती हूँ कुछ मेरी एजेंसी वगैरह के लिए। सो मेन सोर्स ऑफ इनकम एट द मोमेंट आर 2 ऑफ माई एजेंसीज। मेरा खुद का फ्रीलांसिंग का काम एज अ सोलो फ्रीलांसर, और थोड़ा सा यूट्यूब और ब्रांड कोलैबोरेशन। ऑब्वियसली मैं कम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो हो जाता है, उसमें पैसे काफ़ी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। सो ब्रांड कोलैबोरेशंस, या दीज आर माई। आपकी एजेंसी कौन कौन सी है, लाइक किस किस स्पेसिफिक फील्ड में? मेरी 2 एजेंसीज हैं, दोनों की, एक की मैं फाउंडर हूँ, एक की को फाउंडर हूँ। ओके। वायरल लूम है एक का नाम। तो वायरल लूम एक यूट्यूब में मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें कि वो आपको ऑल इन ऑल जितना भी यूट्यूब मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं वो ऑफर करती है। दूसरा है ग्रो इट। तो ग्रो इट इज़ अ लिंक्डइन मैनेजमेंट एजेंसी। अगेन आपको लिंक्डइन पे ग्रो करने के लिए हेल्प करती है वो, और आपको वो आपकी एक वीडियो में था, एक चैलेंज वैलेंज किया था आपने, मैंने देखा था। उधर से आइडिया आया एंड देन आई कंटिन्यूड। आपका क्लाइंट बेस अभी कहाँ का है? लाइक मेजर क्लाइंट बेस कहाँ का है? इंडिया, फॉरेन? नहीं, फॉरेन का ही मेरा, मतलब मैं अगर सोलो की बात करूँ तो हमारा मेन, मतलब सबका अलग अलग है। ग्रोएट का मेजर जो बेस है वो इंडियन है। वायरल लूम का जो मेजर बेस है वो मिक्स है, 50-50 है। और मेरा मेजर जो बेस है, जो मैं सोलो काम करती हूँ, सारा फॉरेन है। मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ नहीं काम करती हूँ। ठीक है, तो आप लाइक किस सिस्टम से आउटरीच करते हो क्लाइंट्स को? अगेन सबके लिए अलग अलग है नहीं, आपके स्पेसिफिक फ्रीलांसर के हिसाब से। हाँ, मेरा तो फाइवर है, टोटली या फाइवर से हो जाता है इतना अच्छा? बहुत होता है फाइवर से काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाइक जैसे आपने कभी कोल्ड डीएम्स और कोल्ड आउटरीच ट्राई किया?
करती हूँ मैं, बट मेरी एजेंसी के लिए करती हूँ मैं वो काम, क्योंकि उनके लिए लीड्स लाना होता है, तो ऑब्वियसली फाउंडर्स जो हैं वही काम करेंगे ये वाला, तो टीम को काम ला करके देना भी बहुत बड़ा काम है, तो वो चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। तो उसमें जितने टैक्टिक्स हैं सब ट्राई कर चुके हैं, सब चीज़ें करी हुई हैं, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, सब किया है। तो आपके लिए क्या क्या वर्क किया? मेरे लिए हमारी एजेंसी की, दोनों एजेंसीज़ के लिए कोल्ड आउटरीच बहुत अच्छा काम करी है। हम लोगों ने उसमें क्लोज़ करने की कोशिश की है, तो वहाँ से ही हमको रिजल्ट्स मिले हैं। कोल्ड डीएम्स, कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन वाले के लिए कोल्ड डीएम्स एंड यूट्यूब वाले के लिए कोल्ड ईमेल्स ने काम किया है। तो या दोनों चीज़ों ने काम किया है। फाइवर भी काम कर रहा है, बट अभी फाइवर को बेस बनाने में टाइम लगेगा, बट वी स्टिल मैनेज टू लाइक गेट सम ऑर्डर्स फ्रॉम फाइवर इनिशियली। सो या, अगर एक नया बंदा एकदम इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं है कोल्ड डीएम्स कैसे करना है, कोल्ड ईमेल कैसे करना है, अगर वो स्टार्ट करना चाहेगा डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, तो उसको क्या अप्रोच करनी चाहिए? उसको प्लेटफॉर्म्स के साथ में जाना चाहिए, इधर ये कोल्ड डीएम्स कोल्ड ईमेल करना चाहिए? एज अ डिज़ाइनर, हाँ, एज अ डिज़ाइनर ईमेल लिखना बहुत ही बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है, जब तक आपको पता नहीं कि आपको सामने वाले को सर्विस क्या देनी है, क्योंकि हर कोई, मतलब डिज़ाइनर्स बहुत कम कोल्ड डीएम कोल्ड ईमेल वाला अप्रोच ट्राई करते हैं। एटलीस्ट डीएम तो ट्राई कर लेते हैं, ईमेल इज़ वेरी वेरी अलग ही सेक्टर। तो उसमें हमने, मतलब मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि अगर हम यूट्यूब, पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो ईमेल हमें मिली कहाँ से है। अगर तुमने वेबसाइट से निकाली है वो ईमेल और तुम यूट्यूब के लिए पिच कर रहे हो तो थोड़ा जमेगा नहीं। तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुमने अगर वेबसाइट से निकाली है और ग्राफिक्स वहाँ पर कुछ है, तो छोटा सा एक इन्फोग्राफिक बना करके या छोटा सा कोई पोस्ट बना करके या कुछ उनका एग्जिस्टिंग बैनर बना करके, वेबसाइट में तो ऑब्वियसली लोग इतनी मेहनत करते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा जो तुम अच्छा कर सकते होगे उनसे, तो उसको डाल करके, और फिर वही एक हेडिंग होना चाहिए कि आई क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम माई सेल्फ, या जो भी चीज़, मतलब कुछ इस तरीके का कि सामने वाला सेल्सी भी ना लगे और खोल के देख भी ले, हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। तो उस सीन के हिसाब से आपने लिखना होता है। अभी जैसे हम थंबनेल के लिए पिच करते हैं, तो थंबनेल अभी ऑब्वियसली हम यूट्यूब से निकाल रहे हैं ईमेल्स को, तो इकट्ठा सारी चीज़ों पे ना फोकस करते हुए एक सर्विस पे पहले उसको अग्री करवा लो, फिर कॉल पर आने के बाद अपनी आप और भी बातें कर सकते हो, और भी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। देयर इज़ वाइड स्कोप, बट पहले से ही बेचना करोगे तो भाग जाएगा इंसान। ठीक है, ये तो अप्रोच हो गई कोल्ड मेल वाली। और अगर प्लेटफॉर्म्स के साथ में कोई बंदा जा रहा हो, जैसे अपवर्क, फाइवर, तो आपका यूट्यूब वीडियो देख ले। हाँ, यूट्यूब वीडियो देख ले, और अगर आप इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे ट्राई करें तो बहुत आसान पड़ जाता है एज ए डिज़ाइनर, अगर आपको क्लाइंट्स लाने हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल उस चीज़ के बारे में तुम्हारी वकालत कर रहा होता है। तो तुमने अगर काम डाल रखा है लिंक्डइन पे, जैसे मैं काफ़ी सारा पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड काम डालती हूँ, तो सामने वाला मुझे पूछेगा नहीं कि तुम करते क्या हो उसको पता रहेगा, तो एक वो गुड पॉइंट हो जाता है। प्लस हमें हमारा पोर्टफोलियो वहाँ पर है, हमारा रीसेंट काम वहाँ पर है, हमारी टेस्टिमोनियल सब कुछ वहीं पर रहता है। सिमिलर इज विद इंस्टाग्राम, अपने टॉप 3 जो भी पोस्ट हैं वो आप पिन कर सकते हो, अबाउट यू, अबाउट योर वर्क, अबाउट टेस्टिमोनियल वगैरह वगैरह, तो वहाँ से भी लोग आपको काम दे सकते हैं, आपका काम देखते रहते हैं, तो वहाँ से अप्रोच आ जाती है। प्लस अगर आप इस अकाउंट से जाकर के आप किसी को अप्रोच करते हो तो ऑब्वियसली वैलिड लगता है और सामने वाला इंटरेस्ट भी दिखाता है, तो वो एक अप्रोच अच्छा हो सकता है। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग करूँ, लाइक अगर अपन इंस्टाग्राम को अलग करें एंड लिंक्डइन को अलग करते हैं, इंस्टाग्राम पे अभी कन्फ्यूजन ये होता है एक नया क्रिएटर को कि यार वो डाले क्या कंटेंट, इधर वो लाइक एजुकेशन कंटेंट डाले कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इधर वो अपना वर्क शो करे, तो क्या अप्रोच चाहिए उसको क्लाइंट लाने के लिए? वही है, मोटिव क्या है आपका, उस हिसाब से कंटेंट डालना चाहिए। लाइक मेरा मोटिव है लिंक्डइन पे कि हम क्लाइंट्स लाएं, तो हम ज़्यादातर बोफो और मोफो कंटेंट डालते हैं। लेकिन अगर किसी का मकसद है इंस्टाग्राम पे कि सिर्फ उसको पहले रीच चाहिए, तो वही है 1 सेकेंड रील्स, 3 सेकेंड रील्स, जिसमें कि आप अपना थोड़ा बहुत काम डाल दो, जिन पे रीच इनिशियली थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, फिर तुम हुक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने भी किए हुए हैं, मैंने भी किए हुए हैं। तो वो रीच के लिए तो बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, अलग अलग आप अपने तंत्र मंत्र लगाओ तभी वो रीच मिलती है। और फिर थोड़े बहुत फॉलोअर्स आने के बाद नाउ यू कैन पोस्ट कि भाई हमारा जो इनिशियल जो मकसद था, क्योंकि तुमने कितना ही अच्छा काम डाल रखा हो और अगर अकाउंट पे 55-60 फॉलोअर्स हैं तो थोड़ा वैलिडेशन कम आता है। नया अकाउंट थोड़ा हाँ, वो होता है। 10,000 फॉलोअर्स वाले अकाउंट से तुम किसी के साथ बात करोगे, अप्रोच करोगे, तो अलग वजनदारी आती है। तो अपने आप का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना तो इज़ मैंडेटरी, अभी आज की डेट में तो नेसेसिटी है। तो अभी मैं भी लिंक्डइन से, अब मेरा 12,000 का अकाउंट हो गया, तो मैं उससे जाकर किसी को बोलूँगी तो सामने वाला कंसीडर करेगा सुनने को। और वही है कि 500 भी नहीं है, अभी आप नए आए हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर नहीं आपको तब भाव मिलता है। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरा, ठीक है, जैसे आपने बोला लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन पे भी यही अप्रोच होती है कि लाइक कंटेंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर मेरा लिंक्डइन है तो मेरे लिंक्डइन पे मैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें डालता हूँ कि लाइक तुम्हारे वेबसाइट में या तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी बिजनेस की वेबसाइट है तो ये तुम्हारे में गलतियाँ हैं, तुम्हें ये सुधारनी चाहिए।
तो काइंड ऑफ ऐसा कंटेंट वर्क करेगा लिंक्डइन पे, इधर उनको पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से कंटेंट डालना चाहिए कि या पर्सनल स्टोरीज डालनी चाहिए, लिंक्डइन के लिए क्या अप्रोच रहेगी? हाँ, लिंक्डइन बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है और यूनिक प्लेटफॉर्म है। इसमें इम्प्रेशंस का खेल होता है, तो आप आराम से इम्प्रेशंस गेन्स कर सकते हो। लिंक्डइन एंगेजमेंट के ऊपर चलता है। आपका कंटेंट कितना भी घटिया हो सकता है, बट अगर आप अच्छा एंगेज कर रहे हो सबके साथ तो आपकी बात बन जाएगी। प्लस मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आपका खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट वाला कोई इमेज है एंड यू आर शेयरिंग अ स्टोरी, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता है मतलब बाकी सारी पोस्ट के मुताबिक। तो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। वही मैं तो शुरू से बोलते आ रही हूँ, 3 तरीके के कंटेंट होते हैं। टॉप ऑफ द फनल वाला कंटेंट होता है टोफू, तो उसमें आपको अवेयरनेस करनी होती है कि हम करते क्या हैं, तो हमारा काम क्या है, हम उसके बारे में सारी बातें करो। जो भी आपका काम है अब उसमें आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना कोई रीसेंट काम बताओ, पैशन प्रोजेक्ट दिखाओ, इम्प्रूवमेंट्स बताओ, ताकि आप जो करते हो उसके बारे में पता चले कि मैं क्या करता हूँ। फिर इसके बाद आता है मिडिल ऑफ द फनल कि अब जो लोग हैं वो आपको जान चुके हैं, आपके काम को जान चुके हैं, मतलब आपके काम को जान चुके हैं, अब उनको जानने की बारी कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। तो अब वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो बनाने की बारी आती है। तो वहाँ पर वही कई लोग शेयर करते हैं ना, मैं पहले 2 साल पहले ऐसा था, फिर अभी ऐसा हूँ, फिर ये, तो उस तरीके का अभी सब लोग, कई लोग सही भी बोलते हैं, मैं ऐसे मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट होता है ये। जैसे मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, 3 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ। तो उस तरीके से आपको शो करना पड़ता है, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, आपको शो करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई मोफो कंटेंट में आता है। उसके बाद फिर बॉटम ऑफ द फाइनल कंटेंट इज प्योरली फॉर सेल्स। इसमें आप अपने ऑफर्स के बारे में बात करते हो, सेल्स के बारे में बात करते हो, सर्विसेज के बारे में बात करते हो, पैकेजेस के बारे में बात करते हो। कई लोग तो सीधा बोल देते हैं कि फॉर एक्स सर्विस आई विल चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई एम टेकिंग 2 more क्लाइंट्स, DM विद दिस। तो ये आ जाता है, मतलब ये भी आता है, इस तरीके का कंटेंट डालने का टाइम आता है। तो जब इनिशियली स्टार्ट करे हो तो 60-30-10 का कॉम्बिनेशन होता है, फिर धीरे धीरे शफल हो जाता है। लाइक अभी मेरे लिए ये 30 और 40 और वो वाला सीन है, मतलब मैं ज़्यादा पोस्ट करती हूँ मोफो और बूफो कंटेंट। अवेयरनेस हो गई मेरी अब जितनी होनी थी। अब 12,000 पे आकर के आप अवेयरनेस नहीं कर सकते हो। अब आप सिर्फ पर्सनल कनेक्ट बिल्ड करो और अपनी सर्विसेज, पर्सनल कनेक्ट, ये। और फॉलोवर्स गेन करने का एक और तरीका है, तुम लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट डाल दो। नहीं, वो मतलब आपके ना अच्छे फॉलोअर्स नहीं होंगे, आपको कुछ रिजल्ट नहीं देंगे, ना वो एंगेज करेंगे ना कुछ करेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे और स्वार्थ नहीं मिलेगा तो चले भी जाएंगे। हाँ, वो होता है। अभी जैसे आपने इतना सब कुछ क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं वो सब बताया, तो एक बहुत बेकार एक्सपीरियंस आपका क्लाइंट के साथ में क्या होगा, लाइक क्या हुआ अभी तक? हाँ, बहुत सारे हुए हैं, बट इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी, कई बार मेरी भी गलती रही है, कई बार उनकी भी गलती रही है। जब मैंने शुरू के 1 साल में सारी मेरी गलतियाँ रही हैं, और उसके बाद के जितने भी साल मैंने अभी काम किया 2 साल, उनमें उनकी गलती रही है। तो हुआ यूँ था कि उन्होंने मुझे काम दिया था एक, और रिवीजन का ऑप्शन होता है, तो मैंने अपना फाइल शेयर किया। फर्स्ट ड्राफ्ट में जनरली शेयर करती हूँ, मैंने बोला कि लेट मी नो व्हाट आर द चेंजेस। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं विद इन 1 hour में फाइनल डिलीवरी करती हूँ अगर आपको कोई चेंजेस नहीं है तो। और फिर उसके बाद उनको पता नहीं क्या दौरे पड़े, उन्होंने 1.3 स्टार रिव्यू छोड़ करके गए, और उसमें लिखा था कि मुझे ये डिज़ाइंस पसंद नहीं आई। तो फिर मेरा इतना दिमाग खटका, मैंने बोला अरे भाई, मैंने पूछा था ना कि क्या रिविजन चाहिए है, क्या चेंज चाहिए है, क्या कलर, ये वो कुछ भी जो भी है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका सेटिस्फेक्शन रहे, आप पैसे दे रहे हो, ऐसे ही नहीं काम करा रहे हो, बट स्टिल। तो फिर मेरा वहाँ पे वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि पूछने के बाद मतलब उन्होंने ऐसे किया। तो वही है, कई लोग आते हैं कि आपकी रेटिंग वेटिंग सब खराब करके चकनाचूर करके चले जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो चाहते हैं अच्छा काम भी तो तब भी। तो उस तरीके के एक्सपीरियंस हो जाते हैं कई बार। तो प्लेटफॉर्म्स की ये एक दिक्कत रहती है कि कोई भी आके आपकी रेटिंग खराब कर सकता है। हाँ, मतलब दुश्मनी तो निकाल ही सकते हैं। लाइक कोई आपका कॉम्पिटिटर है तो आपके आके रेटिंग खराब कर सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब थोड़ा तो आ जाता है समझ में। तो मैं कई बार होता है कि मैं ऑर्डर्स कैंसिल कर देती हूँ, बट ऐसे नहीं होता कि सभी आ रहे हैं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, बट कई बार हो जाता है। और ऐसा कुछ तर्क आया आपके कभी, लाइक जैसे मेरे को एक डिजाइनर, लाइक क्लाइंट था मेरा, मेरे को बोलता है कि यार तुम्हें तो क्या ही करना है, खाली इमेज ही तो बना के देनी है। तो तुम्हें कभी ऐसे अलग से तर्क वितर्क आए हैं, तुम्हारे क्लाइंट ने कभी कुछ ऐसा अजीब सा ही बोल दिया हो? नहीं, बोल देते हैं, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, मुझे नहीं करना है। मतलब नहीं करते हैं, आप ही कर लो। वैसे वाला सीन। लेकिन एक बार आया था कि
अभी जैसे कैनवा का बहुत ज़्यादा लोग बेइज्जती करते हैं, तो मेरे पास एक कराउजल का ऑर्डर आया था, उन्होंने बोला था एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, उन्होंने बोला मुझे कैनवा में चाहिए। तो फिर मैंने उनको मेरे प्राइसेस जो भी हैं मैंने उनको बोला कितना है, तो बताए अरे इसमें इतना चार्ज लेने की क्या बात है, ये तो मैं ही बना दूँ। मैंने बोला आप बना लीजिए। तो मैंने बोला कि आप बना लीजिए। सो अगर आप बना पा रहे होते तो आप टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करते ऑब्वियसली। तो स्क्रैच से बनाना या वाइट पेज से स्टार्ट करना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग, और किसी चीज़ को एग्जिस्टिंग चीज़ को इधर उधर कर देना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है देन मेरे काम की जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, मैं उसके साथ नहीं काम करती हूँ, वो चीज़ हो जाती है। चलो अब कैनवा की बात आई है तो कैनवा पे पूछ लेता हूँ, लाइक कैनवा का ये पर्सपेक्टिव बना हुआ क्यों है कि कैनवा डिजाइनर तो फर्जी डिजाइनर होते हैं? लाइक मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कैपकट का भी लोग काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं, कैनवा दोनों सीसी लोगों का, दोनों पीपी लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं फोटोशॉप एंड प्रीमियर को, बट ऐसा है नहीं। ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, और वैसे ही कैनवा में सबसे बड़ा सीन ये है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतनी वाइड वेराइटी ऑफ टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं कि कोई भी आज नॉर्मल इंसान जिसको डिज़ाइन का ज्ञान नहीं है, दे कैन गो एंड थोड़ा सा इधर उधर मॉड्यूलेशन फॉर्मुलेशन करके, और उनको लगता है दिस इज डिज़ाइन दैट आई मेड, ये मेरा क्रिएशन है, ये मैंने बनाया हुआ है। तो वो जो मतलब डिज़ाइन क्रिएशन का प्रोसेस है टोटल, और वो जो एक्चुअली में होता है वो डिफरेंस ही ख़त्म हो जाता है पूरा, तो वो अपने आप को डिज़ाइनर बोलने लग जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि कोई इंसान सच में बना रहा है और क्रिएट कर रहा है, उसको बहुत खटकती है कि यार ये थोड़ी ना डिज़ाइन होती है। तो और वो कर किस में रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर उसका नाम कैनवा है, तो उसमें कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस तरीके से उसका मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि भेदभाव टाइप का भावनाएं हैं। बट देर आर पीपल हु अप्रिशिएट, लाइक आई डिड अ पैकेजिंग डिज़ाइन कैनवा, अभी चैलेंज लिया था मैंने बीच में। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम प्रवीण है, और वो लिंक्डइन पे मेरी कम्युनिटी मेंबर हैं, ही इज़ अ फोटोशॉप एक्सपर्ट, गजब काम करते हैं वो। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था कि हाँ बताओ कि ये कैनवा में बना और तुमने स्क्रैच से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है करके। तो मतलब अच्छा लगता है कि मतलब सेम क्रिएटर कम्युनिटी में से कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है तो वो सीन है। ऐसा नहीं है कि सबको नफरत है, पर जो लोग अपने आप को बिना डिज़ाइन एक्सपीरियंस, बिना डिज़ाइनिंग सेंस के सिर्फ दूसरे का काम लेकर के और थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन करके डिज़ाइनर्स बोलते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो, मतलब मुझे भी लगता है कि गलत है, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। ये चीज़ मैंने फिलहाल में लाइक मेरा एक वीडियो गया था, उसके अंदर मैंने कैनवा बोला था कि कैनवा भी एक सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसके नीचे कमेंट यही आया था, कैनवा प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, कैनवा ये कैनवा वो। तो तभी मेरे को लगा यार क्या चल रहा है कैनवा के साथ में एक्चुअल में। और कैनवा जैसा सेम प्लेटफॉर्म एक किडल करके भी है, हाँ, तो वो यूज़ किया है आपने? हाँ, अभी स्पॉन्सर्ड वीडियो किया है मैंने। ठीक है, मेल करूंगा उनको स्पॉन्सरशिप के लिए। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, बट वही चीज़ है ना कि एक बार जो छाप बन चुकी है ना, कैनवा ने इतना मार्केट कैप्चर किया है। और स्टार्टिंग में कैनवा का कोर पर्पस क्या था कि टू मेक डिज़ाइनिंग ईजी, वो वाला चीज़ है। आई एम टेलिंग यू, कर दिया है उसने। हाँ, और अगर कैनवा वाले अगर सुन रहे हैं, दे जस्ट नीड 4 टूल्स टू इंट्रोड्यूस, और इट कैन टोटली कम्प्लीटली रिप्लेस फोटोशॉप। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 4 से 5 टूल्स चाहिए हैं, और मतलब ज़्यादातर लोग जो है फोटोशॉप से इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। उसका कारण रहेगा, देखो, पेन टूल चाहिए है इसमें, पेंसिल टूल चाहिए है इसमें, ये 2 टूल्स अगर ला देते हो तो मेजॉरिटी ऑफ काम जो है, जो इलस्ट्रेटर में है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कर पाएंगे इस वाली चीज़ में। थोड़े से जो ऐप्स आपने इंटीग्रेशन दिया है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, तो थोड़े बहुत जो इफेक्ट्स हैं, जो मतलब ऑब्वियसली है, हम बर्न आउट, ये वो सारी चीज़ें जो हम फोटोशॉप में करते हैं, थोड़े से फीचर्स की कमी है जो कि हमें वेराइटी दे पाए, और ऑब्वियसली क्लिपिंग मास्क वाला जो सीन है वो चीज़ दे पाए। तो ये कुछ चीज़ें अगर दे देंगे ना, लाइक Canva will be irreplaceable. It is a very good software and I totally adore it. ऐसी मुझे Figma भी बहुत पसंद है, बट Figma का मजाक इसलिए नहीं उड़ाया जाता है क्योंकि Figma शुरू से इंडस्ट्री में बना हुआ है। बट अगर आगे चल करके कोई और ऐसे सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि Figma में जैसे टेम्पलेट्स होते हैं, बट वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले टेम्पलेट्स होते हैं, बट अगर उसको ही कोई यूज़ करके जैसे मैं करके कर दूँ ऐसे वैसे, तो लोगों का इतना अवेयरनेस ही नहीं है कि वो मुझे ऐसे कॉपी डिज़ाइनर या Figma डिज़ाइनर बोल के चिढ़ाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन Canva फेमस ही टेम्पलेट्स के कारण हुआ है, तो वही कंपैरिजन है। लाइक फिग्मा और कैनवा में बहुत बारीक अंतर है, टूल्स थोड़े से छोड़ करके ऑब्वियसली, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है। लाइक अगर मुझे गलत बोल रही हूँ तो बताना, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत। आपने ना एक पेन पॉइंट हिट किया है। लाइक मेरे को है ना अंदर से एक चीज लगती थी कि कैनवा और फिग्मा ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं फिग्मा पे बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे को पता है कि इतना डिफरेंस है नहीं। तो मेरे को कभी कभी लगता था यार जैसा कैनवा के साथ में हो रहा है वैसा फ्यूचर में जाके फिग्मा के साथ में ना हो जाए। नहीं होगा। हाँ, वो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इतनी। हाँ, नहीं, मेंटेलिटी ही नहीं है लोगों की। और क्या है,
मतलब फिग्मा में भी लोग कराउजल बनाते हैं, पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, क्या नहीं बनाते, बहुत प्यारी करते हैं। सब बनाते हैं, राइट। और वही चीज़ अगर कोई इंसान कैनवा में करने लगे तो तुम बेकार, तुम फिग्मा करो तो अच्छा तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी तो सब ठीक है, बढ़िया है। नहीं बट इसमें एक और डिफरेंस है ना कि कैनवा कोर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आया था और फिग्मा कोर यूआई यूएक्स के लिए आया था। एग्जैक्टली पर्पस अलग था, बट अब कर सब रहे हैं उसमें सब कुछ। हाँ, क्योंकि वो इतना हैंडी है, तुम कुछ भी कर सकते हो उसमें। Yes. लाइक लिटरली हम लोग फर्स्ट हैकेथॉन में गए थे आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो मैंने उसके अंदर मैप बनाया था प्रॉपर, लाइक पेन टूल का यूज करके। तो है इजी, कर सकते हो तुम। हाँ, फिग्मा बहुत इजी है। मतलब लोगों ने बोला ट्यूटोरियल डालो, मैंने 25 मिनट में पूरा समझा दिया है। बोलते हैं और बड़ा, मैंने और है ही नहीं उसमें कुछ बताने के लिए। कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं लिटरली क्या यही होता है। बताऊं? फिग्मा तो है, फिग्मा गॉड है। बढ़िया है। कभी आपको ऐसा लगा कि यार मतलब मेरे को फोटोशॉप यूज नहीं करके मैं ये सारी चीजें कैनवा में ही कर सकती हूँ? कभी ऐसा दिमाग में आया? क्योंकि कैनवा नहीं आया। मैं बताऊं, अल्टीमेट गोल सबका पैसे कमाना है ना। कोई भी टूल यूज़ करके कमा रहे हो। आज मैं फिग्मा यूज़ करी हूँ, फोटोशॉप करी हूँ, कैनवा करी हूँ, कुछ भी करी हूँ, मेरी मर्जी है। मुझे मेरे क्लाइंट खुश हैं तो वो हम कर सकते हैं, राइट। तो उसमें यही सीन है, फोटोशॉप की जब ज़रूरत पड़ती है, कभी आ गया धोखे धड़ाके में ज़रूरत, तो कर दिया थोड़ा बहुत जितना लगा। और ऐसा तो है नहीं कि अपन को आता ही नहीं है तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आपके पास आता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो अमंग सॉफ्टवेयर। जब आपको एक ही सॉफ्टवेयर आता है तब फिर दिक्कत है ना, कि अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो कहाँ जाएंगे, या कुछ ऑप्शन पे अटक गए, या अब हमें ऐसे करना है तो हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे थंबनेल भी है, तो अगर हमने कैनवा में डिज़ाइन किया है तो मैं फोटोशॉप में नहीं जा करके एडिट करती हूँ उसको। बाकी का जो एडजस्टमेंट होता है, मैं जाऊँगी मस्त उसको डाउनलोड करके लाइट रूम में मेरे फ़ोन में एडिट करती हूँ मैं, कि हाँ थोड़ा ये बढ़ा दूँ, थोड़ा वो कम कर दूँ। तो मेरे लिए वो हैंडी है। अभी फ़ोन में नहीं करा जा सकता, सब झूठ है। मेरा एक डिज़ाइनर है, वो फ़ोन में एडिट करता है वो भाई, और इतने कमाल थंबनेल्स बनाता है, बहुत ही प्यारे थंबनेल्स। तो आर्ट की बात है, सबको टूल्स कितने आप अच्छे हो उसमें, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अच्छा, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। मेरा मतलब लोगों को ऐसा पर्सपेक्टिव है कि लड़की ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर सकती है लड़के से। इस पे कुछ ओपिनियन आपका, या लाइक उनमें ऐसा बॉर्न होता है कि वो कर सकती है? ये सब फालतू बातें हैं। देखो, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव लोगों ने बनाए हुए हैं, वो जनरल पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि लड़कियां ही अच्छा कर सकती हैं, लड़के अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे जनरली लड़कियां खाना अच्छा बनाती होंगी, अपनी सबकी मम्मियाँ कितना टेस्टी खाना बनाती हैं, मुझे नहीं आता। और जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनमें इतने सारे शेफ्स होते हैं, सारे ज़्यादातर मेल्स होते हैं, राइट। तो हाँ, ये लड़का खाना बना रहा है तो उसकी बेइज्जती, अरे भाई वो भी एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आता है। तो मतलब वो कल ही बनाया मैंने। हाँ, तो ये बहुत ही फालतू सी बातें हैं कि ये इंसान कर सकता है। बेसिक नीड्स हैं जो चीज़ें, वो सबको आनी चाहिए। बाकी सबके पास कुछ ना कुछ भगवान ऊपर से एक्स फैक्टर देकर के भेजता है, तो जिसके पास है वही अच्छा कर सकता है। लड़कियां भी खतरनाक और बुरी डिज़ाइन बना सकती हैं, और लड़के भी खतरनाक और बुरी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो यार, इट्स टोटली। नहीं, ऐसा होता है कि लड़कियों को कलर सेंस लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती है। किसने कहा? ये देखा है मैंने। नहीं, ऐसे नहीं है, दोनों ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद का डिजाइनिंग मतलब कलर सेंस अच्छा नहीं है। हाँ, आपके क्लाइंट ने सुन लिया तो? नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ यूज़ करती हूँ तो हो जाता है ठीक, बट मेरा स्टार्टिंग में नहीं था। अभी धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस से अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने सब बात कर ली। अभी जैसे मैंने आपका लाइक पूरा ऐसे स्कैन किया था, तो इंस्टाग्राम पे 28.8K, यूट्यूब पे 200K प्लस, लिंक्डइन पे 13K प्लस, ट्विटर में चलाता नहीं, उसे मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। तो इतने सारे फॉलोवर्स होके मेरे पॉडकास्ट पे आगे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। मुझे बात करने का मौका मिल गया है, और क्या है। अभी मेन क्वेश्चन ये था इस पे कि लाइक जैसे अपन ने बात कर ली कि अपन इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ट्विटर पे कैसे कर सकते, लाइक लिंक्डइन पे, सॉरी ट्विटर पे तो मेरे को है ही नहीं करना। यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं? यूट्यूब का कुछ कोर एल्गोरिदम है? यूट्यूब कैसे वर्क करता है कुछ? यूट्यूब बहुत मेहनत मांगता है यार, और रिवॉर्डिंग है वो फील्ड, बट बहुत समय लग जाता है कई लोगों को। वही है, कई लोग एक ही वीडियो में क्रैक कर लेते हैं, कई लोगों को सालों लग जाते हैं उस चीज़ को क्रैक करने में। बट मेरा फर्स्ट वीडियो ही मिलियन को क्रॉस किया था, और द कोर रीज़न वाज एसईओ, टोटली एसईओ के कारण। ऑल्सो अगर आप एसईओ मतलब आपका रैंक कर जाता है वीडियो। मेरे वीडियो पे 100 व्यूज़ थे उस समय पे, और इट वाज रैंकिंग इन टॉप 10 वीडियोस फॉर अ पर्टिकुलर टर्म। तो वही चीज़ है एसईओ। अगर मैंने चैनल शुरू करने के पहले ही एसईओ सीख लिया था, कि मेरे को था कि अच्छे से करते हैं, कर ही रहे हैं, तो मतलब ऐसे नहीं था कि 200K होंगे एक दिन,
पर ये था कि अच्छे से करते हैं, कर तो चुकी हूँ श्रुति आज भी, तुम 10 बार क्या चैनल बना सकती हो, इस बार थोड़ा ठीक से करते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव से मैंने सीखा, पहले 2-4 वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि एसईओ कैसे किया जाता है, क्या होता है, क्या कैसे किया जाए। तो उतना बेस्ट नहीं दे पाई थी स्टार्टिंग में, बट स्टिल उसने काम किया और वो वीडियो ने काफ़ी मेरी ग्रोथ में हेल्प की। और एक और चीज़ होती है कि शेयरिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स वाली चीज़, कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो और वहाँ से ट्रैफिक लेकर के आओ, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को और प्रमोट कर देता है। एक मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उस चीज़ पे। एक एसईओ है, एक ट्रैफिक वाली चीज़ हो गई, और बाकी अगर आपका लेंथ अच्छा है वीडियो का और ज़्यादा देर तक इंगेज हो रहे हैं लोग, देख रहे हैं, एवरेज उनका वो बढ़ रहा है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म का यही कोई फंक्शन होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रुके सामने वाला, तो अगर रुक रहे हो तो फिर बढ़िया है, वो आपका वीडियो को प्रमोट करेगा, इंप्रेशन देगा। और फिर उसके बाद थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेनेरिक टाइटल देख करके कोई नहीं क्लिक करेगा, तो थोड़ा सा उससे के साथ क्रिएटिव होना इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है अपना थंबनेल, तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो सीटीआर गिर जाएगा, तो फिर इंप्रेशन गिर जाएंगे। तो वो सब इंटर रिलेटेड है एक तरीके से, एवीडी, सीटीआर, तो इन सबको एक तरीके से देखना पड़ता है। थंबनेल पे थोड़ी मेहनत कर लो, एडिटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल भी जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन थंबनेल पे मेहनत कर लो, इंसान आ बस जाए फिर तो तुम उसको एडिटर सुन ले भाई। नहीं ऐसे नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है एक टाइम के बाद लेकिन स्टार्टिंग में मैंने खुद ने मेरी वीडियो एडिट की है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। कभी आपके साथ में ये केस हुआ है कि लाइक आपका सबसे बेकार वीडियो लग रहा है आपको, यार ये पोस्ट करूंगी ये तो नहीं चलेगा, बट वो फिर वर्क कर रहा है? हाँ, वो बहुत खतरनाक वर्क करता है। ऐसे ही होता है, मैं तो सोचती हूँ कि इस पे ये ऐसे ही चला जाए, अगले वीडियो पे कमाल करेंगे, वही वीडियो कमाल कर जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है। एक वीडियो था मैंने डाला था, कार डिज़ाइनिंग के ऊपर था, मैंने बोला यार ये क्या है, कौन देखेगा, वो 50,000 व्यूज़ हो गए थे उस पर 2 दिन में। मैंने बोला इसको उम्मीद नहीं थी क्या हो रहा है, और फिर देखा तो गूगल सर्च से व्यूज़ आ रहे हैं, मैंने बोला बाप रे, ये तो पता ही नहीं था। तो ऐसे सीन था। ये भी होता है? हाँ, ये कब हो गया, मेरे को तो पता नहीं। ये सब एनालिटिक्स में पता चल जाता। कल ही मेरे साथ में सीन हुआ है कि मैंने एक वीडियो था, लाइक बहुत बेकार एडिट हुआ था, उसमें मेरे क्या लाइट ऑफ रह गई थी, तो मैं आ गया बहुत डार्क। मेरा मन तो था कि उसको नहीं डालूं, वापस रीशूट करके फिर वापस पूरा एडिट करके फिर डालेंगे, बट था कि गैप ज़्यादा आ गया था बीच में, तो डाल दिया। अभी सुबह उठ के देखा 13 के व्यूज़ हो गए उस पर, रात को 10 बजे के आसपास डाला था। ऐसा ही होता है, यही है दुनिया की रीत। आपकी मेहनत से ज़्यादा अगर आप कंसिस्टेंट हो या आपने डाल दिया बिना सोचे समझे, वही चीज़ सबसे अच्छा परफॉर्म कर जाती है। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, बट मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है? दोनों भी इम्पोर्टेंट। अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो? इनिशियली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है और एक टाइम के बाद क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब अपन अब क्रिएटिव हो सकते? अरे बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, मैं भी मैं यूट्यूब पे मैं क्रिएटिव ही हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी स्टेबल है ना अपन, तो अभी क्रिएटिव आराम से करो वाला सीन है। पर तुम्हारा क्रिएटिविटी को देखने के लिए होना भी तो चाहिए वो सीन। अभी जैसे अपन ने बात करी थी कि अभी आपने इतना समझाया बिजनेस वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन था मेरा कि आपको क्या लगता है कि सर्विस बेस्ड जो कंपनीज या जो भी फ्रीलांसर्स बन रहे हैं अभी, वो आने वाले टाइम में सैचुरेट होंगे, नहीं होंगे, या फिर क्योंकि देखो अभी क्या लिमिटेशंस कुछ है नहीं, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, लिमिटेशंस रही नहीं सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो आपको क्या लगता है उस पर, क्या ओपिनियन है आपका? सैचुरेशन कभी भी किसी भी फील्ड में नहीं आ सकता है, क्योंकि आते जाते रहते हैं ना लोग, सब जगह से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। कभी कितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो उतने ही बंद भी हो जाते हैं हर एक साल में, तो वही सीन है। ऐसे ही यहाँ पर क्रिएटर्स कितने सारे स्टार्ट करते हैं तो कितने सारे बंद भी कर देते हैं कंटेंट क्रिएशन, तो वो चल रहा है, बंद हो रहा है। और ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी कितनी सारी स्टार्ट होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां एक टाइम के बाद फिर बंद हो जाती हैं। आई डोंट नो क्या कारण होता है, बट बंद हो जाती है, तो फिर उसमें दूसरा कोई बड़ा प्लेयर तो आएगा ही ना। तो सैचुरेशन वो तो एक पूरा लूप है, नहीं आएगा, सैचुरेशन नहीं आ सकता है। ऐसे तो कितने सारे लोग नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, तो क्या खत्म हो गया? कलेक्टरों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पोस्टिंग नहीं है अभी तो जरूरत तो है, वो चीज़ है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि गवर्नमेंट जॉब के फ्रीलांसिंग? मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ पापा के लिए, पर मैं पर्सनली फ्रीलांसिंग ही करना चाहती हूँ। अच्छा, आपको भी फोर्स किया क्या पापा ने कि कभी गवर्नमेंट जॉब? नहीं, फोर्स नहीं किया, पापा खुद गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो फिर एक आध दिन थोड़ा बहुत कुछ होता है तो मैं बोल देती हूँ, देखा मेरे कितनी अच्छी नौकरी है, आपने बुलाया मैं आ गई, अभी नौकरी पे होती तो क्या करती, आ ही नहीं सकती हो। तो वही अपने प्रोज में गिनवा देती हूँ कभी कभी, मेरी मर्जी पापा, मैं कभी 10 बजे उठूँ सो के तो वाला सीन तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरी जॉब लगी भी थी तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी जॉब, आई वांट टू डू बिजनेस। अभी बहुत ही मतलब गवर्नमेंट जॉब के प्राइवेट सब चीज़ों में
गवर्नमेंट में लगी थी? हाँ, म्यूजिक टीचर के लिए मैंने यहाँ से कट कर देना, आगे से कट करना, रील डालेंगे इसको। विशारद मैंने किया हुआ है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर के लिए जॉब निकली थी, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा डिग्री हर किसी के पास नहीं होता है तो मेरे पास था तो वही बात हो जाती है। बट यही है कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना वाली चीज़ हो जाती है, तो नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। ठीक है, मतलब श्रुति राजपूत 200 के फॉलोवर्स के साथ में भी गवर्नमेंट जॉब नहीं किया? हाँ, मैंने प्राइवेट भी नहीं किया, मेरा UI UX में भी लगा था एक स्टार्टअप में। हाँ, कितना दे रहे थे? सैलरी क्या था? सैलरी 25,000 महीना था मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन किया, इंटर्नशिप के बाद डायरेक्टली जॉब ऑफर मिला था, तो मैंने इंटर्नशिप भी नहीं करी इसी खुशी में, और मैंने जॉब भी छोड़ दिया बोला नहीं करना। कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ बट मेरे को टेस्ट करना चाहिए कि यार मेरी कैपेबिलिटीज क्या है बाहर, अगर ये सब नहीं वर्कआउट किया तो? लगता है ना, तो मैं करती तो हूँ। मैं फिर जॉब का इंटरव्यू दिया था, हो गया, तो फिर मैंने सोचा ये सब कुछ नहीं होगा तो मैं जॉब कर लूँगी बाद में नहीं, ये सेम चीज मैंने भी की थी 3rd ईयर के अंदर, 7.5 लाख का पैकेज मिला था, छोड़ दिया। हाँ, मुझे 6.5 पता नहीं कितने का मिला था यार, मैंने देखा नहीं, पर इतना ही कुछ दे रहे थे, मंथली की बात हुई थी। तो आपको कभी क्रिएटिविटी ब्लॉक आया? रोज़ ही आता है और रोज़ ही चला जाता है, तो मतलब टाइम की बात रहती है। कभी कभी नहीं चलता दिमाग, तो मैं उठ के चले जाती हूँ अपना काम करके, फिर आकर के एकदम से लगता है कि हाँ ऐसे से हो सकता है, तो आके वापस कर लेते हैं। अगर अभी कोई नया बंदा है, एकदम फ्रेशर है, ठीक है, उसको अभी डिजाइनिंग फील्ड में एंटर करना है, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो उसको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? कैसे उसको लाइक श्रुति राजपूत कैसे बनेगा वो नेक्स्ट, या बनेगी? बनेगा ओके, तो कुछ नहीं करना है यार, तो वही है, सारे बेसिक सीख लो, जो चीज़ें करी जाती है क्यों कर रहे हैं, ये क्या होता है, इतना पता होना चाहिए ना। लोग बोल रहे हैं हायरार्की करने, बड़े बड़े शब्द फेंक रहे हैं, तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, बस इतनी बात है। उसके बाद फिर उनका प्रयोग करना सीख लो, देख लो कैसे होते हैं, थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स, इस साल का कौन सा कलर चल रहा है, कैसी थीम चल रही है, कौन से पैटर्न्स वापस आ रहे हैं, उनको फिर कुछ चीज़ों को रिक्रिएट करना सीखो, देख देख के कॉपी करो। पहले तो 2-3 महीने खूब उठाओ एक दूसरे की डिज़ाइन, और वैसी की वैसी एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो, सारी की सारी चीज़ें। टूल सीखना फिर बात की बात आती है, पहले तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि एज इट इज़ बनाना मतलब ये नहीं कि टूल पे जा करके, एज इट इज़ मतलब तुम कैसे बनाओगे, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कैसा फॉन्ट लग रहा है, क्या मतलब कौन सी कैटेगरी का फॉन्ट है, तो थोड़ी चीज़ें आइडेंटिफाई एटलीस्ट कर पाओ। वो चीज़ें करने के बाद फिर टूल्स वूल्स सीख सकते हो। लोग टूल्स से ही शुरू करते हैं, तो पता ही नहीं होता कि बनाएंगे क्या तो पहले बनाना पता कर लो, फिर टूल्स सीखना मुश्किल नहीं। टूल्स में क्या है, तुम खुद से भी जाओगे ना तो सीख जाओगे, तुम्हें किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिखा ही होता है बेचारे गरीब ने कि ये पेन टूल है, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, ये पेंसिल टूल है, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। तो और फिल्टर्स रहे, ये सारी चीज़ें रही, लेयर्स रहे, तो थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन समय के साथ वो भी सॉल्व हो जाते हैं। सबको स्टार्टिंग से नहीं बनता है कुछ, यही करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए एक बंदे की या बंदी की? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई लाइक जो UI UX में जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी? वो भी सेम? हाँ सेम। पहले फिग्मा सीखने की तो क्या ही ज़रूरत है, मतलब वो तो तुम सीख ही जाओगे जब फोटोशॉप और ये सब कर रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो। फिग्मा 25 मिनट का ट्यूटोरियल? हाँ, 25 मिनट में तुमको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बच्चे पागल हो गए कि दीदी 25 मिनट में, हाँ बेटा इतना ही है इसमें। हाँ, अब कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोटोटाइपिंग है, कैसे करना है, क्या करना है, तो अब भाई वो तो तुम्हारी खुद की, हाँ वो तो तुम्हारी खुद की सोल आनी चाहिए ना कि मुझे ऐसा एनिमेशन चाहिए, इतने उसके सही है, तो वो तुम खुद करोगे, वो सिखाने वाली बात नहीं है। पर जो बेसिक्स हैं वो तो तुम सारे सीख ही जाओगे 25-30 मिनट में, तो प्रैक्टिस है सारा गेम। हाँ, फिर प्रैक्टिस है। अभी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि फिग्मा, इधर फोटोशॉप और इधर कैनवा, इसमें से आपका फेवरेट टूल क्या है? मेरा कैनवा। हाँ, आपकी बुक भी तो है कैनवा पे। यस। अच्छा, चलो वो टॉपिक तो रह ही गया था। आपने ई बुक लॉन्च की थी कैनवा के ऊपर, ठीक है, तो उसकी सेल्स क्या थी? उसकी काफ़ी सेल्स हुई हैं यार, 300-400 कॉपीज़ बिकी हैं उसकी। एक तो आपने उसको कैसे सिस्टम कैसे सेट किया उसका पूरा, कैनवा का ई बुक कैसे लॉन्च किया, क्या प्रोसेस रहना चाहिए अगर किसी को लॉन्च करना है तो? जब मैंने लॉन्च किया था मेरे उतने कोई खास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, कम थे, तो तब मैंने लॉन्च किया था और मैंने बोला था कि मतलब वही है, थोड़ा समझ में आ जाता है MVP बनाने के बाद। तो जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था वो मास्टरिंग डिज़ाइन बेसिक्स करके था, तो ई बुक ज़्यादा बिकी नहीं, उसके 99 कॉपीज़ ही सेल हुए हैं, लेकिन वो मतलब मुझे उससे समझ में आ गया कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और मेरी जनता जो है वो ज़्यादातर GD वाली है। तो फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अराउंड ही मैंने सोचा कि अब मैं, क्योंकि मुझे फिर आइडेंटिफाई करने में समझ में आया कि यार मैंने कैनवा का बहुत कुछ डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो और ग्रोथ भी पहले वाले उससे ही मिली है, तो मतलब हो सकता है लोगों को ये चीज़ पसंद आए। तो फिर मैंने एक पोल किया था आई गेस, और उसमें बोला था कि हाँ चलेगा करके। तो मैंने स्टार्टिंग में ना उसकी 99 रुपीज़ पे
प्री ऑर्डर वाली चीज़ रख दी। तो मैंने किताब लिखी भी नहीं थी और उसके पहले मैंने प्री ऑर्डर्स की लगा दिया था। मुझे 150 प्री ऑर्डर्स आए थे। सही है, 99 इंटू 150। बस फिर क्या 99 में 150। फिर मैंने उसको जब लॉन्च हो गई उसके बाद मैंने फिर हाइप बनाई थी कि हम 2 दिन में प्राइस बढ़ा देंगे। ऑल तो मैंने नहीं बढ़ाया पर मैंने बोला कि मैं बढ़ा दूंगी, तो लोगों ने खरीद लिया फिर जल्दी जल्दी में। हाँ, वो गिमिक करने पड़ते हैं। हाँ, उसके बाद में आपने फिर लॉन्च नहीं करी? उसके बाद फिर मेरी एक फिजिकल बुक आई है, ब्रोक टू फ्रीलांसर, समीक्षा के साथ। सो उसकी भी वो नोशन पे है, अमेज़ोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, उसकी भी काफ़ी कॉपीज सेल हुई हैं। तो ये इसका मैंने इतना हाइप वाइप क्रिएट नहीं किया क्योंकि वही है, फर्स्ट टाइम में आप ज़्यादा ही इनपुट डालते हो, लेकिन ये वाली बुक भी अच्छा खासा चली जाती है। तो ये वाली कितनी गई थी? ऑफलाइन में कैसे गई थी और ऑनलाइन कैसे गई? इसका सारा डेटा समीक्षा के पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने उसने ही मुझे अप्रोच किया था कि एक आपके साथ किताब लिखनी है करके, तो मैंने ऐसे ही हाँ हाँ बोल दिया और फिर मजे मजे में किताब लिख भी गई और फिर उसने मतलब पब्लिश भी हो गया। उसने ही देखा सारा। मैंने तो बोल दिया था कि यार मेरे पास टाइम नहीं। उसने बोला आप खाली आ जाओ, मैं बाकी का देख लूँगा। मैंने बोला ठीक है, मतलब आपका फेस चाहिए खाली। हाँ, तो वाला सीन हो गया था। और फिर इसमें जो पार्ट है फाइवर वाला, वो टोटल मैंने लिखा हुआ है और लिंक्डइन वाला उसने लिखा हुआ है, तो ऐसे बटी हुई है। और बाकी मेरी स्टोरीज वगैरह ये वो तो वो मैंने लिखा है ऐसा, तो लोड नहीं आया। आप बुक लिखते हो तो उसका क्या अप्रोच रखते हो? लाइक अपनी स्टोरीज डालते हो या फिर आप अपना नॉलेज जो भी आपने, क्या मतलब रहता क्या उसके अंदर इनिशियली? क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं आपसे बुक, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, मेरी किताबें ना, जैसे आप ई बुक पढ़ोगे कैश इन विद कैनवा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि जो तुमको पता नहीं होगा वाला सीन, बट उसमें जो मैंने बताया वो मेरी कहानियाँ बताई हुई हैं इन शॉर्ट, कि मैंने कैसे किया या मैं क्या करती हूँ। तो वो टोटली वो किताब ही मेरे अराउंड है, क्योंकि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकती हूँ पर उसमें तुम्हारा क्या पता क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मैंने कैसे किया है वो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है या मेरे लिए क्या क्या चीज़ें कैसे काम करी हैं। तो वो हो सकता है मे बी अगर तुम इम्प्लीमेंट करो तो तुम्हारे लिए वो चीज़ें वर्क कर जाए, क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया। तो वो मेरी कहानियाँ होती हैं इन शॉर्ट। और मैं कभी भी कोई भी चीज़ बताती हूँ तो जैसे मैंने एक पॉइंट भी मतलब मेंशन किया कि अब हमने KDP के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो, तो उसमें मैं बता दूंगी कि मैंने मेरी पहली किताब ये डाली थी, इसमें ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था। तो मतलब वो आई अराउंड किताब होती है जिसमें कि मेरा बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और आपको ऐसे लगेगा कि मैं शायद आपसे बात कर रही हूँ। तो टॉकिंग बुक होती है मेरी एक तरीके से, कि मैं ही बोल रही हूँ। तो मेरे कई दोस्तों ने भी लिखा है कि यहाँ पर तुमने आई लिखा है, यहाँ पे यू लिखो, क्योंकि जो रीडर पढ़ रहा है उसको तो समझ में आना चाहिए ना कि वो यू आना चाहिए, आई क्यों आ रहा है। तो मैंने बोला मैं बोल रही हूँ, तो वो किताब उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो पढ़ वो रहे हैं लेकिन बोल मैं रही हूँ, इसलिए मैंने उसमें आई लिखा है। तो उस पर बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन फिर भी मैंने उसको चेंज नहीं किया और मैंने वैसे ही जाने दिया। होता है बहुत सारी जगह पे बहुत विवाद होता है, फिर आप चेंज नहीं करते उसको। अभी आपने जैसे आपका अप्रोच है इंस्टाग्राम पे, आप कोई हुक डालते हो, ठीक है, उसके बाद में अपना कंटेंट डालते हो, तो ये इथिकली सही है? नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। क्या होता है, राइट ऑडियंस फाइंड करने में टाइम लग जाता है। अब आपकी ऑडियंस को, आप, मेरा एजुकेशनल कंटेंट है, क्रिकेट लवर्स को दिखा रहे हो आप, टेलर स्विफ्ट के फैंस को दिखा रहे हो, क्या मतलब उनको वो तो स्वाइप ही करेंगे ना। तो फिर इंस्टाग्राम को लगता है कंटेंट अच्छा नहीं है। तो अपने ऑडियंस को ढूंढने के लिए जो कि आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, उसके लिए वो ज़रूरी होता है कि भाई एक बार 1-8 लाख लोगों के पास पहुँचे तो तब तो उसमें से हम 500 लोग हमारे निकालेंगे। तो वो चीज़ के लिए स्टार्टिंग में ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरी ऑडियंस फिक्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मिल गई फिर उसके बाद आफ्टर दैट 15 डेज चैलेंज मैंने बंद कर दिया। मैंने टीम को बोला, मैंने बोला भाई ये करना ही नहीं है मुझे, ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है। मैंने कहा किसी और का वीडियो है, सामने वाला देख रहा है इतनी उम्मीद से, और तो उसने बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर वो बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास मेरी ऑडियंस है जो कि मेरा कंटेंट देखना चाहती है। ठीक है, ये तो आपने मेरे उल्टी बात बोल दी, क्योंकि मेरा पूरा कंटेंट ही उसके ऊपर चलता है, वो एक 3 सेकंड के हुक के ऊपर। हाँ, नहीं होता है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन मैंने बंद कर दिया। वही ये सबका अपना अपना होता है, मुझे नहीं अच्छा लगा। और कई लोग उसी के बेसिस पे मिलियन में पहुंचे हैं, जैसे इजी स्निपेट। हाँ जी, वो भैया अपने, तो वो भाई को हेट भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो नहीं, तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना फिर आपको, फर्क नहीं पड़ा तुम बोलो हमारे तो रीच आ रही है। तो वैसे अगर फिर मेरा नहीं है वैसे, तो मुझे पता है कि अगर कोई कुछ ऊपर नीचे बोलेगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो फिर क्यों फ़र्क पड़ाना है, फिर हटा दो उसको। ऐसे वाला है। लाइक मेरे को भी एक पर्टिकुलर रील थी मेरी, उसके अंदर कुछ वल्गर हो गया था, स्टार्टिंग का हुक थोड़ा सा वल्गर था। तो एक लड़की ने कमेंट किया था उसके नीचे कि लाइक मैं आपकी रील्स देखना चाहती हूँ, बट इनिशियली अगर इतना वल्गर पार्ट आएगा तो मैं नहीं देख पाऊँगी आगे, तो आपको ये हटाना चाहिए, इथिकली सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा विचार किया कि हाँ क्या करना चाहिए। देन मैंने चीज़ें टेस्ट की, कुछ चीज़ें और वर्क करी, फिर मैंने वापस वो हुक डाल दिया। सही है। वो चीज़ें होती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बिग बॉस पे क्या राय है आपकी? क्या बिग बॉस पे? हाँ,
मैं देखते हो? नहीं, मेरा एक दोस्त था, हम 12th में थे तब, वो पूछता था शुद्ध तुमने बिग बॉस देखा है, ऐसा हुआ है, ऐसा? मैंने नहीं देखा है। देखा करो, उससे अच्छा होता है। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये दुनिया में ना बहुत सारी लोगों को अटेंशन चाहिए होता है, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करने को राजी है। तो देयर शुड बी सम लिमिट्स। जो मर्यादा शब्द है उसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई इस घोर कलयुग में, वो चीज़ है। सो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपने लिमिट के ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अपनी बाउंड्री सबको बताना चाहिए, बी इट अ रियलिटी शो या कुछ भी। मुझे पता है आप क्यों कर रहे हो और आप कर रहे हो इसी कारण आपका चल रहा है, बट स्टिल कई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूथ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जैसे अभी मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे कई यूट्यूबर्स भी हैं, दे यूज़ अब्यूजिव वर्ड, दे यूज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतनी क्या नीड आ गई है कि तुम्हें उन शब्दों का मतलब पता होते हुए भी तुम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, और ये जानते हुए कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो आपको देख रही है वो 18 to 24 है स्टिल, या जो 16 वाला एज ग्रुप है या और उससे छोटा वाला है, बच्चे देख रहे हैं। मेरा भाई भी देखता है कई बार। तो फिर वही चीज़ है, क्योंकि फ्लो में उसको तो मज़ा आ गया, उसको लगा ये कूल है, फिर बोल दिया, फिर चाटा खाएगा वो हमसे। तो वो चीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कितना सही है कितना गलत है। थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध बार अलग चीज़ होती है, और हर बार बार वो बात अलग होती है, वो नहीं करना चाहिए। बट वो फेमस ही वैसे ही है। नहीं, ये मेरा पर्सपेक्टिव। और लोग प्यार भी करते हैं उस चीज़ के लिए, अच्छा है, करो, खूब प्यार करो, बट सिर्फ उसको अगर एंटरटेनमेंट तौर पर ले रहे हो तब तो अच्छा है। लेकिन कई लोग बाय हार्ट उतार लेते हैं यार, वो चीज़ सही नहीं है, वो गलत है। हाँ, एल्विश के फैन। अरे भाई साहब, एल्विश भाई वो तो अलग ही सीन है, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। नहीं, मैं भी नहीं दे सकता।